हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एक्सक्यूजेस आर टाइम थीव्स। यानी कि जो भी आप बहाने बनाते हैं वो केवल आपकी कोशिश है, आप थोड़ा और समय दे लें। ठीक है, आप थोड़ा और समय चुरा लें, इस चीज़ की कोशिश है, इस चीज़ का प्रयास है। हैव अ गोल, एक उद्देश्य रखिए, एक लक्ष्य रखिए जिंदगी में। अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, जिम्मेदारी उठाइए। दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने से कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ये ना करिए। या हालात ऐसे हो गए तो ऐसा हो गया। आप क्या कीजिए, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाइए और उसके अनुरूप एक्शंस लीजिए। ठीक है, आप जरूर सफल होंगे, जरूर सफलता आपके हाथों में होगी, कदमों में होगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Israel must heed the UNSC resolution for a ceasefire. Heed मतलब ध्यान देना, ceasefire मतलब युद्ध विराम। तो इजराइल को यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो एक रेजोल्यूशन पास किया है, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव पास किया है किसका, सीज फायर का, कि भाई इजराइल को अब सीज फायर करना चाहिए, युद्ध विराम का, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हीड करना चाहिए मतलब ध्यान देना चाहिए। 5.5 months after Israel assault on Gaza began, पूरे 5.5 महीने हो गए जब इजराइल का असॉल्ट मतलब अटैक, ठीक है, गाजा के ऊपर उसका अटैक जो है, आक्रमण जो है शुरू हुआ था। इन विच 32,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, जिसमें अब तक 32,000 पैलेस्तीनी नागरिक जो है मारे जा चुके हैं। अनदर 74,000 इंजर्ड, और वहीं 74,000 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। मोर देन 90% ऑफ द एनक्लेव्स पॉपुलेशन, अब एनक्लेव मतलब ये छोटा सा क्षेत्र, गाजा जो है कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, बहुत बड़ी कोई जगह नहीं है, छोटी सी स्ट्रिप है जिसके अंदर ये इतनी पॉपुलेशन जो है 2.5-3 लाख लोगों की, कितने लाख लोगों की ये पॉपुलेशन वहां पे रहती है, सरवाइव करती है। तो बोल रहे हैं कि इस छोटी सी जगह के छोटे से क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है, यानी कि विस्थापित हो चुकी है, अपने घरों को छोड़ के जा चुकी है। And nearly all of them pushed into a devastating hunger crisis, और लगभग उनमें से सभी लोग जो है वो धकेल दिए गए हैं। devastating मतलब विनाशकारी, hunger crisis मतलब भूख के जो शिकार हो चुके हैं, भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। The UN Security Council UNSC on March 25 called for an immediate ceasefire, तो वहीं कॉल फॉर मतलब मांग करना। ठीक है, तो 25 मार्च को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने डिमांड करी, मांग करी कि इमीडिएट यानी कि तुरंत प्रभाव से सीज फायर किया जाए, युद्ध विराम लगाया जाए, एंड रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस हेल्ड बाय हमास, और हमास द्वारा जितने भी बंधक, हॉस्टेजेस मतलब बंधक बनाए गए लोग हैं इजराइल के, उनको रिलीज किया जाए, छोड़ दिया जाए। The United States, which has vetoed every UN resolution earlier, बोल रहे हैं अब यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए ने यानी कि अमेरिका ने, जिसने अभी तक यूएन में जितने भी पिछले 5.5 महीनों में जितने भी रेजोल्यूशंस यूएन में पास किए गए हैं, उन सभी पे वीटो पावर लगाया था। वीटो पावर आपको पता है 5-6 कंट्रीज के पास में है। अब पहले 5 कंट्रीज के पास था, अब कितने मेंबर्स हैं उसके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बढ़े हैं या घटे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जाए उसमें इन सभी देशों की सहमति जरूरी होती है। ये 5 जो है वो मेन मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी इसके ऊपर रोक लगा दी, वीटो पावर मतलब उस एक के पास अधिकार है, उसने अगर रोक लगा दी कि नहीं मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा या मैं इसको सही नहीं मानता, तो फिर वो रेजोल्यूशन आगे पारित नहीं होगा। ठीक है, और यही एकमात्र कारण है जिसका हवाला हम रशिया के साथ में दोस्ती के लिए देते हैं कि रशिया ने, चाइना जितने बार भी कश्मीर इशू उठाने की कोशिश करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो रशिया जो है उसके ऊपर अपना वीटो का पावर लगा के उसको रोक देता है, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा होने नहीं देता, वहां पे रेजोल्यूशन लाने नहीं देता। ठीक है, इसलिए हम रशिया को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, क्योंकि वो हमारी हमेशा से इस मसले पे मदद करता आया है। तो बोल रहे हैं कि यूएस ने, जिसने पहले भी यूएन रेजोल्यूशन जितने भी पास
हुए उसमें वीटो पावर का इस्तेमाल किया और रोक लगा दी। दैट कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सीज फायर इन गाजा। जिन भी रेजोल्यूशंस ने उस समय में तुरंत सीज फायर की डिमांड करी थी गाजा में, एब्सटेन दिस टाइम। एब्सटेन मतलब पीछे हट गया, परहेज किया, यानी कि उसने इस बारी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, वीटो नहीं लगाया। सिग्नलिंग अ चेंज इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी टुवर्ड्स द वॉर, जो कि इशारा करता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो नजरिया है वो अब इस वॉर के प्रति, जो गाजा में युद्ध चल रहा है इजराइल गाजा के बीच में, उसके प्रति उनका नजरिया भी बदला है, ओपिनियन, उनकी पॉलिसी भी अब बदली है, क्योंकि लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। जो नागरिक हैं वो नहीं चाहते कि हमारे देश की जो आम जनता है उसका टैक्स का इतना कलेक्शन जो है वो इस तरीके के युद्ध पे जाए। All other members of the UNSC, including Britain, which until recently had registered calls to back a ceasefire, बोल रहे हैं कि जितने भी बाकी सदस्य हैं यूएनएससी के, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, जिन्होंने अभी तक रेजिस्ट किया यानी कि परहेज किया, रोक दिया किस चीज को, कॉल्स टू, यानी कि जो भी आह्वान किए गए, जो समर्थन करने की जो बात थी उसको रेजिस्ट कर रहे थे, उसको रोक रहे थे, वोटेड फॉर द रेजोल्यूशन, उन्होंने भी इस बार इस रेजोल्यूशन के हित में वोट किया। इजराइल रिस्पॉन्डेड एंग्रीली। अब जाहिर सी बात है, आपके अगेंस्ट में सारी दुनिया एक तरफ हो गई तो आपको गुस्सा आएगा, जो अभी तक आपके सहयोगी थे वो भी आपके अगेंस्ट हो गए, तो इजराइल ने गुस्से से वहां पे रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, कैंसलिंग अ प्लान्ड विजिट ऑफ 2 of Prime Minister Benjamin Netanyahu's close cabinet aides to Washington, जिसके तहत उन्होंने गुस्सा कैसे जाहिर किया कि देखो, प्राइम मिनिस्टर के 2 कैबिनेट मंत्री थे, उनकी मीटिंग्स थी, उनके विजिट थे वॉशिंगटन जाने के, ठीक है, वो कैंसिल कर दिए गए। एंड बैक्ड बाय चाइना एंड रशिया, जिसको चाइना और रशिया का समर्थन था, ब्लास्टिंग द रेजोल्यूशन। क्या किया, अब चाइना और रशिया का इनको समर्थन था तो उन्होंने क्या किया, ब्लास्ट कर दिया रेजोल्यूशन को, यानी कि इस रेजोल्यूशन को बहुत ज्यादा निंदा करी, घोर निंदा करी। क्यों, फॉर नॉट कंडीशनिंग अ सीज फायर ऑन द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, कि ये कहते हुए कि भाई आपने सीज फायर की हमसे तो डिमांड कर दी, लेकिन भाई आपने ये नहीं बोला कि सीज फायर तभी होगा, युद्ध विराम तभी होगा, कंडीशनिंग मतलब शर्त रखना। शर्त रखना किस चीज की शर्त रखना, कि युद्ध विराम तभी होगा जब हमारे जो बंधक हैं हमास के पास, उनको रिलीज किया जाएगा। और इसका समर्थन किसने किया, चाइना और रशिया ने इनका समर्थन किया। बट बीनीथ द एंगर एंड आउटबर्स्ट लाइज इजराइल्स वीकनेस, लेकिन इस गुस्से, इस क्रोध, इस आक्रोश के पीछे, इस आक्रोश के पीछे, बीनीथ द एंगर मतलब इस आक्रोश के पीछे क्या है, इजराइल की कमजोरी छुपी हुई है। इजरायली लीडर्स हैव रिपीटेडली सेड इन रिसेंट वीक्स दैट, बोल रहे हैं कि इजराइल के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने इन पिछले कुछ हफ्तों में बार बार ये दोहराया है दैट एन इन्वेजन ऑफ रफा, इन्वेजन मतलब हथिया लेना, किसी चीज को आक्रमण करना, तो बोल रहे हैं कि वो रफा के ऊपर इन्वेजन करना चाहते हैं, द सदर्न मोस्ट टाउन वेयर some 1.4 million Palestinians have been crammed into was in offing, offing मतलब was in offing मतलब अभी आने वाले समय में, फ्यूचर में हमारा प्लान है। तो बोल रहे हैं कि इन्वेजन करना, रफा के ऊपर आक्रमण करना, जो कि एकदम सदर्न मोस्ट टाउन है इस गाजा पट्टी का, जहां पे 1.4 मिलियन पैलेस्टीनियन लोग जो है क्रैम्ड इनटू, यानी कि वो सिकुड़ चुके हैं वहां पे, उस छोटे से इलाके में वो रहने पे मजबूर हो गए हैं, अब ये वहां पे आक्रमण करना चाहते हैं, वहां पे कब्जा करना चाहते हैं। इट वुड बी हाईली इनअप्रोप्रिएट, ये बहुत ही गलत होगा। आफ्टर 14 members of the UNSC called for an immediate ceasefire for Israel to launch an attack on Rafah, which could end up in another bloodbath, बोल रहे हैं ये बहुत ही गलत होगा जब 14 मेंबर्स यूएनएससी के इमीडिएट सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं, तुरंत युद्ध विराम की डिमांड कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर इजराइल ये लॉन्च करता है, रफा के ऊपर अटैक लॉन्च करता है, रफा के ऊपर अटैक की शुरुआत करता है, तो ये बहुत ही गलत होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा। और यहाँ पे ब्लड बाथ यानी कि खून की एक तरीके से नरसंहार, खून की होली, इस तरीके का वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ब्लडशेड होगा। The latest war was triggered by Hamas October 7 cross-border attack, बोल रहे हैं जो एकदम अभी ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ है लेटेस्ट, ये क्यों स्टार्ट हुआ, ये ट्रिगर हुआ क्योंकि हमास ने अक्टूबर 7 को एक क्रॉस बॉर्डर अटैक किया था, जहां पे एटलीस्ट 1200 इजरायली जो है मारे गए थे। इजराइल
had the sympathies and solidarity of the world on that day. लेकिन उस दिन, उस समय, उन हालातों में इजराइल के पास दुनिया भर का सपोर्ट था, दुनिया भर की सहानुभूति उनके साथ थी. But what Israel did in subsequent months was to punish the entire population of Gaza for what Hamas did. लेकिन जो उसके बाद के आने वाले महीनों में इजराइल ने किया, वो हमास के काम के लिए आपने आम जनमानस को, इतनी बड़ी जनता को आपने पनिश किया, सजा दी. ठीक है, which turned international public opinion against it, जिसने दुनिया भर के देशों के जो आम जनमानस हैं उसका नजरिया इजराइल के विरोध में कर दिया. और चाहे अभी तक सरकारें उनका पक्ष ले रही थी, लेकिन अपनी जनता की बात तो सरकारों को सुननी ही पड़ी, और फिर उन्होंने अब इनके विपरीत में स्टैंड ले लिया, जो कि हमने ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड और यूएसए, इन दोनों के जो अभी करंट एब्सटेंशन था कि वो अब इसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे, सीज फायर के अगेंस्ट में नहीं जा रहे, उससे समझ में आता है कि अब लोगों का ओपिनियन जो है वो बदल रहा है. इफ Israel makes an objective assessment of the situation, अगर इजराइल इस स्थिति का गंभीरता से असेसमेंट करता है, आंकलन करता है, अगर सही दिशा में इजराइल इसकी जांच करे, यानी कि निष्पक्ष होकर, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब निष्पक्ष जांच करे इस स्थिति की, इट शुड इमीडिएटली अबाइड बाय द यूएनएससी रेजोल्यूशन एंड डिक्लेयर अ सीज फायर. तो ये किसको क्या करना चाहिए, एकदम तुरंत से अगर वो सही तरीके से इसका आंकलन करे, निष्पक्ष होकर आंकलन करे, तो वो खुद ही ये सोच लेगा कि यार बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें ना बिल्कुल यूएनएससी के रेजोल्यूशन का हमें समर्थन करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए. The October 7 attack itself was a massive intelligence security failure for which Mr. Netanyahu should टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी जैसे मैंने आपको बोला ना कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी आप खुद उठाइए, आपने से कुछ गलती हुई है उसकी जिम्मेदारी आप खुद उठाइए. तो बोल रहे हैं कि अक्टूबर 7 की जो घटना थी, हमास का अटैक था, वो इंटेलिजेंस फेलियर था, सिक्योरिटी फेलियर था इजराइल की तरफ से, जिसके लिए नेतन्याहू सरकार को और मिस्टर नेतन्याहू जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट. लेकिन ये करने की बजाय उन्होंने क्या किया, ही वेंट टू वॉर विथ फुल फोर्स. उन्होंने पूरी फोर्स से, पूरे बल से, पूरी आर्मी लगा के युद्ध पे चले गए, युद्ध स्टार्ट कर दिया विदाउट प्रॉपर अचीवेबल टारगेट्स. और उनको ये भी नहीं पता था कि वो टारगेट किसको कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या वो हासिल करना चाहते हैं, ये भी नहीं कुछ सोचा. बस ये कि ध्यान डाइवर्ट कर दो, हम मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए तो मैंने उनके ऊपर डाल दी. आफ्टर months long fight, अब कई महीनों की फाइटिंग हो चुकी है, कई महीनों का युद्ध हो चुका है, Israel has turned much of Gaza into rubble. इजराइल ने गाजा के ज्यादातर हिस्से को रबल यानी कि मलबे के ढेर में बदल दिया है. But has neither destroyed Hamas nor rescued hostages. लेकिन ना ही उनको कोई हमास का खात्मा कर पाए हैं, ना ही अपने हॉस्टेजेस को छुड़ा पाए हैं. The prolonged war has created fissures within the Netanyahu cabinet. जो इतना अभी तक का लंबा चला हुआ युद्ध है, लंबा खिंच चुका, prolonged मतलब लंबा खिंच चुका जो युद्ध है, इसने क्या किया है, created fissures. Fissures मतलब असहमति, मतभेद पैदा कर दिया है नेतन्याहू के मंत्रिमंडल के अंदर भी. The Prime Minister is immensely unpopular. अब ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो रहे हैं, यानी कि इनको लोग अब पसंद नहीं कर रहे. And his coalition partners are at war with one another. और coalition मतलब गठबंधन, तो इनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो अब एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं. The war has also increased Israel's isolation. अब इस युद्ध की वजह से इजराइल भी अकेला पड़ चुका है. वही इजराइल जिसके पास 7 अक्टूबर से स्टार्टिंग के कुछ 1-2 महीने तक पूरी दुनिया का सपोर्ट था, पूरी दुनिया की सरकारें उनके साथ खड़ी थी, आज वो अकेला पड़ गया है. With tensions rising in its ties even with its close partners. और इनके जो सबसे क्लोज दोस्त भी हैं, जैसे कि हमारा रशिया के साथ में अच्छा संबंध है, तो ऐसे इनके भी कुछ दोस्त होंगे जिनके साथ में इनका निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छे रिश्ते होंगे. तो बोल रहे हैं कि जो बहुत क्लोज इनके पार्टनर्स हैं, उनके बीच में भी इनके मतभेद, टेंशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, देखी जा रही है. इंक्लूडिंग द यूएस, जिसमें यूएस भी शामिल है. अच्छे दोस्तों में कौन शामिल है, यूएस. If Israel continues the war with no clear end in sight, अगर इजराइल बिना कोई अंत के, बिना कोई साफ स्पष्ट दृष्टिकोण के युद्ध जारी रखता है,
It will only worsen the domestic and international challenges it is facing. तो ये ना केवल घरेलू बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो इनके सामने अब चैलेंजेस आ रहे हैं, गंभीरताएं परिस्थितियां आ रही हैं, उनको और ज्यादा गंभीर कर देंगे. Besides, killing more Palestinians in the defenseless, battered, besieged, bombed out Gaza. और ये किसके विपरीत होगा, किससे अलग होगा? जो एक डिफेंसलेस, जहां पे उनके पास में डिफेंस करने का, अपना बचाव करने का कोई जरिया नहीं है, उस जगह पे बैटर्ड मतलब क्षतिग्रस्त. आपको पता है गाजा पूरा तबाह हो चुका है. बिसीज्ड यानी कि अगेन घेराबंदी किया जा चुका. बॉम्ब्ड आउट यानी कि जिसको पूरी तरीके से आपने बॉम्ब से ध्वस्त कर दिया है, उस गाजा के लोगों को आप और ज्यादा जाने जाएंगी, और ज्यादा सिर्फ आप उन लोगों को ही मार रहे होंगे. उसके अलावा आप ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक चैलेंजेस फेस करेंगे. मिस्टर नेतान्याहू faces two choices. अब मिस्टर नेतान्याहू के पास में से केवल दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं. He can take the message from the UNSC seriously. वो UNSC का जो मैसेज है उसको गंभीरता से लें, युद्ध रोक दें. Allow urgent humanitarian assistance into Gaza. गाजा में जो एकदम तुरंत प्रभाव से मानवीय सहायता पहुंचनी चाहिए, मदद पहुंचनी चाहिए, उसको अलाउ करें. एंड कंटिन्यू टॉक्स विद हमास, और हमास के साथ में बातचीत जारी रखें थ्रू इंटरनेशनल मीडिएटर्स. किसके जरिए? इंटरनेशनल यानी कि जो दूसरे देश हैं उनके मीडिएटर्स, मध्यस्थों के जरिए, फॉर बोथ द रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस. किसके लिए? पहला कारण तो कि उनके सारे जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाए, उनको जितने भी बंधक हैं उनको आजाद किया जाए. एंड द विड्रॉल ऑफ हिज ट्रूप्स फ्रॉम द एनक्लेव, और उनके जो नेतान्याहू के जो लोग, जो फोर्सेस यहाँ पे गाजा में इस छावनी के अंदर जा चुकी हैं, उनको वापस हम बुला लेंगे. इन दोनों चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए. और ही कैन कंटिन्यू टू लीड हिज कंट्री इन द डार्क इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट वॉर, या फिर वो अपने देश को इन द डार्क मतलब अंधेरे में एक स्टेट ऑफ परमानेंट वॉर यानी कि लगातार निरंतर युद्ध चलता रहे, उस स्थिति में ले जा सकते हैं. ठीक है, तो दोनों ऑप्शन उनके पास में है, वो क्या करना चाहते हैं, ये चॉइस उनकी है. अब चलते हैं. आई होप आपको पैसेज क्लियर हो गया होगा. अब समरी क्या है इस पैसेज की, कि देखो हमें पता है शुरुआत हुई थी रशिया यूक्रेन वॉर से, वहां पे अचानक से युद्ध छिड़ गया था. उसके बाद में एक दिन अचानक से खबर आती है कि 7 अक्टूबर को इजराइल के आयरन डोम को भेद कर हमास के अटैकर्स ने जो है इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया. उसके रिटेलिएशन के तौर पे अपनी गलती मानने की बजाय जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने युद्ध छेड़ दिया गाजा के ऊपर, जो ऑलरेडी एक छोटा सा इलाका है, जहां पे बहुत कंजेस्टेड इलाके के अंदर लोग रहते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है. उस पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, बिना ये जाने कि उनका टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बताया भी नहीं. और किस लिए वो हमला कर रहे हैं, क्या ढूंढना चाह रहे हैं, कहां तक जाना चाह रहे हैं, कुछ अंत नहीं सोचा कि हाँ इतना मुझे हासिल हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा. नहीं, वो चले. अब उस समय पे था कि 7 अक्टूबर की घटना के बाद में दुनिया भर का सपोर्ट, दुनिया भर की हमदर्दी उनके साथ में थी, तो वो जो बोलते हैं ना ईगो और ज्यादा चढ़ गया. अब उनकी अंदर की क्या गतिविधि है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनको सपोर्ट मिला तो वो और ज्यादा खुश, उन्होंने और ज्यादा तेजी से अपना फोर्सेस लगा के और ज्यादा आक्रमण कर दिया. फिर बाय लैंड उन्होंने हमला कर दिया. पहले हवाई फायरिंग हो रही थी, जो है ड्रोन से हमले हो रहे थे, जेट्स प्लेन से हमले हो रहे थे, फिर उसके बाद में उनकी फोर्सेस भी अंदर चली गई. ठीक है, अब 5.5 महीने हो चुके हैं, लगभग गाजा जो है तबाह हो चुका है. बहुत सारे लोग, 32,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 74,000 के करीब लोग जो है घायल है, बच्चे बूढ़े बहुत लोगों की जानें गई हैं. ठीक है, और उसके बावजूद अब जाके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें उनके जो पुराने सहयोगी थे, जो अभी तक वीटो लगा के उनके पक्ष में फैसला कर दे रहे थे, जो अभी तक वीटो लगा के उनके अगेंस्ट में जो भी फैसला हो रहा था उसको रोक दे रहे थे, उन्होंने भी कोई वीटो नहीं लगाया. यानी कि उन्होंने भी अब अपना समर्थन दे दिया कि भाई अब ये युद्ध विराम होना चाहिए. ठीक है, जिसमें कि कौन कौन से दोस्त शामिल हैं, यूएस और ब्रिटेन, जिनका खास तौर पे मेंशन किया गया.
अब फिर इसके एवज में जो नेतान्याहू हैं वो गुस्सा हो गए, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स जो भेजने थे ब्रिटेन को मीटिंग के लिए वो मना कर दिया कि नहीं भी हम नहीं भेजेंगे। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अब फिर उनकी जो स्थिति है, करंट स्थिति, उसके बारे में राइटर ने बताया कि भाई उनके पास दो ऑप्शंस हैं, वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उनकी ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन नष्ट कर चुके हैं। तो इसके ऊपर था ये पैसेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। तो पैसेज की मेन थीम क्या है? सीज फायर के ऊपर बात करी, तो युद्ध के जो दुष्परिणाम हमने देखे वो हमने पढ़ा यहाँ पे, और हमें कितनी ज्यादा जरूरत है अब सीज फायर की, युद्ध विराम की, वो हमने पढ़ा। द इफेक्टिवनेस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये तो अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत सारे जो है रेजोल्यूशंस लाए गए लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो क्या ये इफेक्टिव है? इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर तो भी सवाल खड़े हो रखे हैं, ठीक है। और ये जो इजराइल का युद्ध चल रहा है इसके ऊपर भी अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। रेजोल्यूशंस पहले भी बहुत सारे लाए गए, वीटो लगा के कोई ना कोई रोक दे रहा था, और अभी भी रेजोल्यूशन लगाए गए। अगर वीटो नहीं भी लगाया गया तो दूसरे जो सामने वाला पर्सन है वो मानेगा, सामने वाला देश है वो मानेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस के ऊपर तो चर्चा नहीं की। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर एंड द नीड ऑफ अ सीज फायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि युद्ध के जो दुष्परिणाम है वो, और इसमें सीज फायर की, युद्ध विराम की कितनी ज्यादा जरूरत है वो, इसके ऊपर हमने चर्चा करी। According to the passage, what is primary reason behind the UN Security Council's call for an immediate ceasefire in Gaza? क्यों immediate ceasefire की जरूरत पैदा हुई है? क्यों immediate ceasefire चाहते हैं UN Security Council? To initiate a peace negotiation between Israel and Palestine, कि युद्ध विराम हो जाए उसके बाद में इन दोनों के बीच में शांति वार्ता स्थापित करेंगे। तो उनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है शांति वार्ता स्थापित करना, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकना, एक नरसंहार को रोकना, इंसानियत को शर्मसार करने वाली स्थिति को रोकना, ये उनका मेन रीजन है। टू एड्रेस द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस caused by the displacement and hunger of Gaza's population. Option B is correct. What was the reaction of Israel to UN Security Council's resolution for a ceasefire in Gaza? तो नेतान्याहू क्या बहुत खुश हुए थे? क्या लगा था मोगैम्बो खुश होगा? मोगैम्बो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मोगैम्बो ने तो बोला कि भाई ये जो है ये बहुत गलत है। उन्होंने इस रेजोल्यूशन की निंदा कर दी कि भाई हमारे हॉस्टेजेस की रिलीज करने की तो आपने कंडीशन रखी नहीं, आप सीधे से बोल दो कि भाई सीज फायर तभी होगा जब हॉस्टेजेस रिलीज किए जाएंगे। Israel immediately agreed to cease fire and began peace negotiations. Incorrect है, ये तो भी दूर दूर तक होता दिख नहीं रहा। Israel rejected the resolution and continued its military operations in Gaza. अभी इसके बारे में भी हमने पैसेज में नहीं पढ़ा कि भाई उन्होंने उसको मना कर दिया और फिर कंटिन्यू करा वॉर, ये भी नहीं हमने देखा। Israel conditioned the ceasefire on release of hostages held by Hamas. इजराइल ने कहा कि भाई सीज फायर तभी होगा जब हमारे जो हॉस्टेजेस हैं, बंधक हैं, उनको रिलीज किया जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, identify whether the following statements are true or false. पैसेज के अनुसार ये बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, या दोनों ट्रू हैं दोनों फॉल्स हैं। The UN Security Council has called for a ceasefire in Gaza, which Israel is urged to heed. बिल्कुल करेक्ट है कि भाई इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर का, युद्ध विराम का एक रेजोल्यूशन पारित किया गाजा के अंदर, और इजराइल को कहा गया, इजराइल को रिक्वेस्ट की गई, उसको गुहार लगाई गई कि भाई ध्यान दो, इस बारे में सोचो। तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए तो हो गया ट्रू। The prolonged war in Gaza has unified the Israeli cabinet and bolstered Israel's international relationships. Incorrect है, bolstered मतलब मजबूत करना, ठीक है। तो मजबूती तो नहीं मिली, इनफैक्ट जो अभी तक दोस्त इनके साथ में थे, इनके पक्ष में खड़े थे, वो भी अगेंस्ट में हो गए हैं, ठीक है। और इजराइल के कैबिनेट में बोला ना कि भाई जो इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे से युद्ध में चले गए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ मर रहे हैं। तो बी फॉल्स हो जाता है, यानी कि ए ट्रू बी फॉल्स, ए ट्रू बी फॉल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following inferences can be drawn from the passage regarding the impact of Israel's action on international public opinion? बोल रहे हैं कि इनमें से कौन से जो अंश हैं पैसेज में से, वो ये बताते हैं
कि भाई इजराइल के एक्शन का इंटरनेशनल यानी कि दुनिया भर की आम जनता के नजरिए में क्या पड़ा है। ठीक है, Israel's initial response to October 7 attack garnered global sympathy. करेक्ट है, उनको शुरुआत में दुनिया भर की सहानुभूति मिली। द punitive measures, punitive मतलब पनिशमेंट के तौर पे दिए जाने वाले जो कार्य थे, पनिशमेंट की तरह वो जो कार्य कर रहे थे, taken by Israel against the entire population of Gaza led to a shift in international public opinion. बिल्कुल करेक्ट है कि जो वो एक सजा यातना के तौर पे गाजा के लोगों को पनिश कर रहे थे, ठीक है, इससे क्या हुआ, दुनिया भर के जो लोग हैं वो इजराइल के अगेंस्ट में, जो उनके सपोर्ट में थे वो उनके अगेंस्ट में आ गए कि भाई इतना अमानवीय व्यवहार सही नहीं है। The prolongation of the war has not significantly influenced Israel's standing in global community. बोल रहे हैं कि जो इतना लंबा चल चुका है ये युद्ध, इतना लंबा खिंचता जा रहा है युद्ध, इसका इजराइल की साख के ऊपर ग्लोबल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो ये इनकरेक्ट है, उनकी साख जरूर कमजोर हुई है। सो ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट, 1 and 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। रेसलर, रेसलर मतलब जो मुक्केबाजी करता हो या जो युद्ध करता हो, राइट, बॉक्सिंग वगैरह, कुश्ती वगैरह, उनको बोलते हैं रेसलर। बॉक्सिंग करते हैं उनको तो बॉक्सर बोलते हैं, पर कुश्ती करते हैं उनको रेसलर बोलते हैं। ठीक है, एकॉम्प्लीमेंट, एकॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी के साथ में जो सहयोग में होता है ना, जैसे म्यूजिक है, कोई सॉन्ग गा रहे हैं उसमें जो साथ में म्यूजिक बज रहा है वो उसका एकॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट होते हैं। यहाँ पे उसकी स्पेलिंग होते हैं ACCOMPANIMENT, एकॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिबेटेबल, डिबेटेबल मतलब इसके ऊपर विचार विमर्श कर सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। डिस्क्रिपेंसी यानी कि मतभेद, तो ऑप्शन बी एकॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। Mohan unknowingly altered salt instead of sugar to the dessert, making it taste horrible. कि चलो वो डिजर्ट मान लो आप बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपने किसी को बोला कि मुझे चीनी पकड़ा दे, ठीक है, उसने चीनी की बजाय आपको नमक पकड़ा दिया, आपने वो ऐड कर दिया, आप डिजर्ट में वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ना कि ऑल्टर कर रहे हैं। ऑल्टर करना मतलब बदल देना, ठीक है, तो उसने सॉल्ट बदल नहीं दिया, चीनी की बजाय सॉल्ट बदला नहीं, पर उसने चीनी की बजाय सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, और जिसकी वजह से वो जो डिजर्ट था वो बहुत ज्यादा टेरिबल टेस्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा खराब टेस्ट कर रहा था। तो एडेड सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर इज करेक्ट। एंग्विश नहीं आएगा, एम्पलीफाइड बढ़ा देना नहीं आएगा, अब्रिज्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, एडेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन, फास्ट लेन में मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई जिंदगी जीना चाहते हैं वो। ड्रॉपिंग चार्जेस ऑफ क्राइम, किसी के ऊपर जो भी क्राइम के चार्जेस लगे थे, आरोप लगे थे, उनको ड्रॉप कर देना। अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेसिंग अवे टू द मून, मून की तरफ रेस करना। अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड, कि बहुत तेज रफ्तार जिंदगी जीना, इनकरेक्ट है। संजना रब्ड हर आईज हार्डली, ये वाला हमने कल भी किया था, हार्ड और हार्डली वाला। ठीक है, अब देखो हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, शायद ही कभी। ठीक है, संजना ने अपनी आंखें शायद ही कभी रब करी, या उन्होंने अपनी आंखें बहुत जोर से रब करी। ठीक है, होता है ना कि किसी बंदे के आंखों में कुछ डस्ट चले जाए, वो बहुत जोर से रब कर देता है तो वो आईज रेड हो जाती हैं। तेरी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई, मैंने जोर से मल दी थी, आंख में से लगा कुछ चला गया, अब जोर से मल दी तो दर्द हो रहा है, राइट। तो हार्डली की बजाय क्या आएगा, हार्ड। संजना रब्ड हर आईज हार्ड, हार्डली की बजाय हार्ड आएगा। ठीक है, I asked my friend to dash against her employers who are doing wrong to her. आपने अपने फ्रेंड को सलाह दी कि भाई आपके जो एम्प्लॉयर्स, आपके जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो जो आपके बॉसेस हैं, आप उनके अगेंस्ट में, अब उनके अगेंस्ट में क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कंप्लेन फाइल करेंगे, जो कि आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, फाइन वर्ड्स बटर नो पाशनेप्स, मतलब कि शब्दों से कुछ हल नहीं निकलता, अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्दों से कोई ठोस फायदा नहीं होगा। तो आपने उसको ये सलाह तो नहीं दी कि उनके अगेंस्ट में आप शब्दों से कोई फायदा नहीं होगा, ये सलाह तो नहीं होगी। फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स, मतलब जिसको मिल जाए वो चीज उसकी, जिसकी खो गई वो तो बब रोएगा ही रोएगा। ठीक है, तो ये भी आपने सलाह नहीं दी होगी। फाइट द गुड फाइट, यानी कि आप अच्छे से डट के मुकाबला करो,
ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को यही सलाह दी होगी ना कि उससे डट के मुकाबला करो अपने एम्प्लॉयर से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइट फायर विद फायर यानी कि आग को आग से काटना है, हीरा हीरे को काटेगा, लोहा लोहे को काटेगा। तो यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड को ये भी नहीं सलाह दी होगी कि लोहा लोहे को काटेगा, आपने उसको यही बोला होगा कि मजबूती से डट के उनका मुकाबला करो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The single most important factor that distinguishes, अब distinguishes की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। distinguishes those of us who succeed के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, सक्सेस के स्पेलिंग होते हैं SUCCESS, सक्सेस के होते हैं, तो सक्सीड के क्या होंगे, SUCCEED, सक्सीड, ठीक है, यहाँ पे सिंगल ई नहीं आएगा। तो बोल रहे हैं जो एकमात्र बहुत महत्वपूर्ण चीज, फैक्टर, जो हम उन कुछ लोगों को जो सक्सेसफुल होते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी वेंचर में, जो अलग रखता है वो ये है, दोज ऑफ अस हु डोंट इज दिस इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड। और उन लोगों से अलग रखता है जो नहीं सफल हो पाते वो ये है कि इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, यानी कि 2 मिनट में नूडल चाहिए, कि आजकल कई लोगों को मेहनत नहीं करनी, इंस्टेंटली उनको सब चीज चाहिए, तो वो चीज उनको सफल बनाने से रोक देती है, ठीक है। तो सक्सीड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी सक्सीड इज करेक्ट। अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। अब लोनली प्रोस्पेक्ट जो है वो एक सिंगुलर टर्म है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ में हमेशा एक इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, यहाँ पे बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में एरर है, कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट। The new restaurant on Main Stream is cheap than the old one। अब ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, ठीक है। अब ये एक्शन वर्ब तो है नहीं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या होगा, चीप, चीपर, चीपेस्ट, यही होती कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो जब दो मेन स्ट्रीम वाला जो है वो पुराने वाले से ज्यादा बेहतर है, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों के बीच में, चीपर, सो इज चीपर देन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। माय रिलेटिव्स शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। शल जो है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करता है कि हो सकता है तब तक, लेकिन अभी आप बात करें कि इस समय तक, तो इस समय तक क्या होगा, मस्ट हैव रीच्ड, अभी तक वो पहुंच चुके होंगे। आप एक श्योरिटी दिखाने की कोशिश करें कि इस समय तक तो वो पहुंच चुके होंगे। सो शल जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताता है, हमने करंट सिचुएशन में मस्ट हैव इज करेक्ट, शल की बजाय कहेगा मस्ट हैव रीच्ड। ग्रुप ऑफ बीज, गैगल क्या होता है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, ग्रुप ऑफ बीज को बोला जाता है स्वॉर्म, स्वॉर्म यानी कि झुंड। अब गैगल होता है बतकों का झुंड, शोल होता है मछलियों का झुंड, स्वॉर्म होता है बीज का, मधुमक्खियों का झुंड, और पैक होता है किसी भी हंटिंग, जो कैनाइन एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनके झुंड को बोलते हैं पैक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी स्वॉर्म इज करेक्ट। क्रूड, क्रूड मतलब कच्चा, दुनिया भर के बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें गिर गई, क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्रॉप डाउन। तो कच्चे का एंटोनिम क्या होएगा, प्रोसेस्ड, जिसको आपने प्रोसेसिंग करी होगी, प्रोसेसिंग करने के बाद में क्या निकलता है, रिफाइंड निकलता है, ठीक है। पेशेंट, पेशेंट मतलब जो धैर्यशील हो, रिफाइंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो प्रोसेसेस के बाद में निकलता हो। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, ऑब्जर्वेंट यानी कि सावधान, तो यहाँ पे ऑप्शन बी रिफाइंड इज करेक्ट। कैन यू कोट एनी डैश इन योर फेवर, एनी आंसर, क्या आप अपने जवाब में, अपने फेवर में, अपने हित में कोई जवाब कोट कर सकते हैं। तो आप जवाब कोट नहीं करते, आप जवाब देते हैं। समरी, समरी मतलब किसी भी बुक का छोटा सा पूरा जो जिस्ट है वो अपने संक्षेप में समझानी है किसी भी चीज की, तो आप अपनी समरी कोई नहीं कोट करेंगे। लाइंस, लाइंस आप कोई भाषण हो रहा है तब आप कोई लाइंस कोट कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने, फलाने व्यक्ति ने ये कहा था, इस महान व्यक्ति ने ये कहा था, लेकिन आप अपने हित में कोई महान व्यक्ति की लाइनें कोट के कोई फैसला थोड़ी करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब कोई ऐसा फैसला, जैसे कि बोलते हैं ना कि इस केस में जो एक पहला जस्टिस दिस वर्सेस
कोई भी किसी भी XYZ का केस है या स्टेट ऑफ गुजरात का केस है उसको कोट करते हुए, यानी कि आप अपने फैसले के लिए अपने पक्ष में कोई पूर्वादेश का रेफरेंस दे रहे हो, पूर्वादेश का कोट दे रहे हो जो आपके फेवर में आपको सहायता कर सके। सो ऑप्शन डी प्रेसिडेंट इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? जो हम लोग अपनी जान के लिए, सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। असैसिन, असैसिन कोई भी फेमस पर्सनालिटी को मारने के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसमें जो लोग शामिल होते हैं उनको बोला जाता है असैसिन्स, ठीक है। और उस प्रक्रिया को बोला जाता है असैसिनेशन, ठीक है। और जो व्यक्ति वहां पे मारता है उसको बोलते हैं असैसिन। तो असैसिन की स्पेलिंग होते हैं ASSASSIN, ठीक है। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस यानी कि शैतान या मस्ती के तरीके में, मस्ती के तौर पे कोई मस्तीखोर हो, ठीक है, और शैतानी कर दे। इनएक्सप्रेसिबल यानी कि जिसको आप एक्सप्रेशंस में, भावनाओं में व्यक्त नहीं कर सकते। सो ऑप्शन बी assassin इज करेक्ट। बाइंग अ न्यू कार कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत एक्सपेंसिव। सो नई कार खरीदना फ्री होगा, अफोर्डेबल होगा, रीजनेबल होगा या एक्सपेंसिव होगा? ऑप्शन डी एक्सपेंसिव होगा। इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब जोर देना। अब इसका सिनोनिम देखना है। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब जारी रखना। रेजिस्ट मतलब रोकना। हेस्ट मतलब कि किसी चीज में चोरी कर देना। असिस्ट मतलब मदद करना। तो यहाँ पे परसिस्ट यानी कि जारी रखना जो है वो इंसिस्ट का सिनोनिम। There are several reasons why people might dash that homework is an unnecessary burden on children. बोल रहे हैं कई सारे कारण हैं जहां यहाँ पे जिसकी वजह से कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं या उनको लग सकता है कि जो होमवर्क बच्चों को दिया जाता है वो गैर जरूरी बच्चों के ऊपर बोझ है। फर्स्टली, सबसे पहला रीजन क्या है? देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क डैश नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स। सबसे पहला तो ये है कि हमारे पास तथ्य हैं, एविडेंसेस हैं ये बात सपोर्ट करने के लिए कि होमवर्क करने से बच्चों के एजुकेशनल आउटकम्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। कंट्रीज सच एज फिनलैंड, ऐसे देश जैसे कि फिनलैंड जैसे देश, वेयर स्कूल चिल्ड्रन आर नॉट गिवन होमवर्क, जहां पे स्कूली बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता, रेगुलरली टॉप इंटरनेशनल एजुकेशनल लीग। बोल रहे हैं ये लगातार इंटरनेशनल एजुकेशनल लीग जो है टेबल्स उसमें टॉप करते हैं। एंड आउट परफॉर्म नेशंस वेयर सेटिंग होमवर्क इज द नॉर्म, और उन नेशंस के बच्चों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं जहां पे होमवर्क देना जो है बहुत साधारण बात है। सेकेंडली, दूसरा तथ्य, मेनी पेरेंट्स वुड अग्री दैट द स्कूल डे इज ऑलरेडी डैश। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से अग्री करेंगे, इस बात को सहमत देंगे कि स्कूल का जो दिन है वो ऑलरेडी बड़ा लंबा होता है। बच्चे सुबह 7-8 बजे से लेके 2-3 बजे तक स्कूल में होते हैं, बड़ा लंबा दिन होता है। एंड लीव्स देयर चिल्ड्रन टू टायर्ड टू डू फर्दर स्टडी व्हेन दे रिटर्न होम, और इस वजह से बच्चे जो हैं आगे और ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। Dash, it is recognized that play time is just as dash as study time from perspective of brain development. अब डेवलपमेंट की बात करें तो उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है, उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये, और अंततः तीसरा पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट ये है, या अंततः ये कहा जा सकता है कि ये भी पाया गया है कि प्ले टाइम भी उतना ही जरूरी है, उतना ही सहायक होता है ब्रेन की डेवलपमेंट में जितना कि स्टडी टाइम। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई पीपल माइट के साथ में क्या आएगा? आर्ग्यू, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि पीपल जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हमें जो वर्ब है वो भी उसी फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो आर्ग्यू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पीपल माइट आर्ग्यू दैट होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन। फर्स्टली, देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क विल के साथ में डज नहीं आएगा, हैज के साथ में डू नहीं आएगा, बच गए डज एंड डू। उसमें जो है डज फॉर्म, डू की डज फॉर्म जो है वो फिट बैठ रही है। फर्स्टली, देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क डज नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Secondly, many parents would agree that school day is already dash long enough, big enough, not enough, enough of.
तो बाकी जो तीनों वर्ड्स हैं, बिग इनफ मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, जितना चाहिए उतना बड़ा है, ठीक है। नॉट इनफ यानी कि काफी नहीं है, ना काफी है। इनफ ऑफ तो हम बोलते हैं जब बहुत ज्यादा गलतियां, अब बहुत हो चुका तुम्हारा, ठीक है, तो वो हो गया इनफ ऑफ। लेकिन हम दिन की बात करें तो दिन क्या है, लंबा होता है, लॉन्ग इनफ। स्कूल डे जो है ऑलरेडी बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है ऑलरेडी थके हारे ही घर पहुंचते हैं। डैश, सिमिलरली, नॉर्मली, यूजुअली, फाइनली। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंततः। तीसरा और अंतिम तर्क ये है, अंतिम जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है, फाइनली इट इज रिकॉग्नाइज दैट प्ले टाइम इज जस्ट एज सून एज स्टडी टाइम, बेनिफिशियल एज स्टडी टाइम, बैड एज स्टडी टाइम, या कॉन्फिडेंशियल। तो देखो, ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो बैड तो नहीं होगा, ठीक है, उतना ही महत्वपूर्ण। स्टडी टाइम कोई बैड होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए? तो एज डैश एज स्टडी टाइम कंपैरिजन करें तो बैड नहीं होगा। सून उतना ही जल्दी नहीं होता। कॉन्फिडेंशियल मतलब छुपाया जाने वाला भी नहीं होगा, यानी कि बेनिफिशियल यानी कि उतना ही फायदेमंद होता है जितना कि स्टडी टाइम, ठीक है। तो ये था आज का पैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, पहले पीडीएफ सॉल्व करना, उसके बाद ही आप लेक्चर को देखना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी काफी हेल्पफुल रहेगी। बार बार यूट्यूब पे आके अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट होगा तो ऐप से भी आप पढ़ सकते हो। आपके 1 क्लिक के अंदर आपको ऐप में सारा कंटेंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।